पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन स्टडी कर लेने के बाद हमारा जो यूनिट 2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में हमारे जो चैप्टर का नाम है, यूनिट 3 का जो नाम है वो रहेगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मीन्स गतिमान आवेश, चलता हुआ आवेश, एंड मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसी को हम एक और नाम देते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म और चुंबकत्व। ठीक है, तो आज हम लोगों को इसे स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और उसकी स्टार्टिंग, उसकी जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा, हम सभी ने अभी तक दो प्रकार के फोर्सेस के बारे में स्टडी किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है जिसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसे आप हिंदी में संपर्क बल बोलते हैं, और एक दूसरा होता है जिसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, जिसे हम असंपर्क बल भी बोलते हैं हिंदी में। ये जो असंपर्क बल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसका हमने एक और नाम रखा हुआ है, और वो नाम है फील्ड फोर्स। अब ये फील्ड फोर्स का मतलब क्या है कि इसमें सॉरी, फील्ड फोर्स का मतलब ये है, इसमें कोई ना कोई एक पार्टिकल होता है या कोई चीज होती है जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती है, और उस फील्ड की वजह से वो दूसरे सेम कैरेक्टर के पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है विदाउट एनी टच, विदाउट एनी कांटेक्ट। तो जो फील्ड फोर्स है ना, इनमें भी हम, अब अगर हम केवल इनकी बात करें फील्ड फोर्सेस की, तो फील्ड फोर्सेस भी हमने दो तरीके के, अब तक हमारी जो अब तक की स्टडी रही है, हमारा जो अब तक का नॉलेज रहा है, उसमें हम दो तरह की फील्ड फोर्सेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वो कौन कौन से दो तरह की फील्ड फोर्स हैं हम देखते हैं यहां पर। एक फील्ड फोर्स हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल। इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्टिकल होता है जिसके पास मास होता है, द्रव्यमान, एक दूसरा पार्टिकल भी होता है, एक ये पार्टिकल है मास, एक दूसरा पार्टिकल भी होता है जिसके पास भी मास होता है। अब जिसके भी पास द्रव्यमान होता है, हमने पढ़ा कि वो अपने चारों तरफ स्पेस पे एक ऐसा इफेक्ट तैयार करता है, एक ऐसा अपना प्रभाव बनाता है, और उसी को हम उसका फील्ड बोल देते हैं। तो ये अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट तैयार करता है जिसकी वजह से ये अपने ही जैसे दूसरे कैरेक्टर, दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा लेता है, बिल्कुल अपने ही जैसे। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड तैयार करता है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हम उसको बोलते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये अपने ही जैसे दूसरा जो पार्टिकल होता है जिसके पास भी मास होना चाहिए, उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स का नाम हमने रखा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप ध्यान से देखें कि हर मास अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट बनाता है, उस इफेक्ट का ही हमने क्या नाम रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से
वो अपने ही जैसे किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है। और इस फोर्स का नेचर भी हमने देखा था कि इस फोर्स का जो नेचर है वो सिर्फ अट्रैक्शन वाला नेचर रहता है। ये फोर्स एक पार्टिकल, इस फोर्स की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को सिर्फ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इस फोर्स से रिपेल नहीं करता। बट फोर्स अप्लाई होता है, हमको इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को टच नहीं करवाना पड़ता इस फोर्स के एप्लीकेशन के लिए। तो ये एक प्रकार का कौन सा फोर्स हो गया? ये एक प्रकार का फील्ड फोर्स हुआ। क्यों? क्योंकि हम इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से टच नहीं करवा रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये वाला पार्टिकल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये इसको अपनी ओर खींचता है, ये इसको अपनी ओर खींचता है, कोई कांटेक्ट नहीं है इनके बीच में। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फील्ड फोर्स। कैसे बना फील्ड फोर्स? इनमें हर पार्टिकल अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से दूसरे पार्टिकल पर, उसी तरह के पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसका नेचर अट्रैक्शन का होता है। एक तो हमने ये पढ़ा, इसमें टच की आवश्यकता नहीं होती, कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज अ फील्ड फोर्स। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट for this type of forces the nature of both the particles should be same। दोनों पार्टिकल्स का नेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर इसके पास मास है तो इसके पास भी मास होना चाहिए। मास कम ज्यादा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका नेचर सेम रहना चाहिए। इसी प्रकार का एक दूसरा बेटा हमने अभी तक स्टडी किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिकल फोर्स में एक पार्टिकल होता था जिसके पास चार्ज होता है। चार्ज क्यों होता है? एक दूसरा पार्टिकल भी यहीं पर कहीं रखा है इसके आसपास, उसके पास भी चार्ज क्यों है। ठीक है, इनके पास क्या होना जरूरी था? मास होना जरूरी था, द्रव्यमान होना जरूरी था। और यहां पर इन दोनों के पास क्या है? इन दोनों के पास चार्ज है। अब इसमें हमने स्टडी किया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तैयार करता है, एक वैद्युत प्रभाव बनाता है, और उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का नाम हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार करता है। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ही वो अपने जैसे किसी दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर लेता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर लेता है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स का नेचर कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का नेचर जो होता है वो अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। और हमने इसको स्टडी किया है। इफ द बोथ द चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ सेम नेचर सो दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इफ दे हैव अपोजिट नेचर सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है विच इज नोन एज इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ अ चार्ज। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, और यहां पर भी आप देखिए, इसके लिए भी एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल से हमको टच करना नहीं पड़ा विदाउट कॉन्टैक्ट। दोनों में, इसमें भी विदाउट कांटेक्ट था, कोई कांटेक्ट हमको नहीं करना पड़ रहा था, हमको आपस में किसी को टच नहीं करवाना पड़ रहा था। द सेम थिंग इज हियर, दैट दिस फोर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल विदाउट कांटेक्ट। जब उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता उस समय ये फोर्स लगता है और वो अपने इफेक्ट्स दिखाता है। अगर ये फोर्स रिपल्सिव होगा तो रिपेल करेगा, अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा।
ये हमने पढ़ा। लेकिन इन दोनों प्रकार के फोर्सेस के लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिए जिम्मेदार था ग्रेविटेशनल फील्ड और इसके लिए जिम्मेदार था इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो अब तक हमने ये दो फील्ड्स पढ़े हुए हैं जिनमें फोर्स तो लगता है लेकिन टच करना नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात देखी। क्या? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने ये देखा कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, सपोज दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस बैटरी से हमने एक सर्किट तैयार किया, उस सर्किट में एक स्विच भी लगा दीजिए आप। ये हमने एक स्विच भी लगा लिया इसमें, तो ये हमने लगा लिया स्विच। ये बैटरी या एक सेल लगी हुई है और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सेल के बाहर +2 माइनस करंट फ्लो होगी। ये करंट का फ्लो इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। करंट यहां पर इस तरह से और ऐसे आके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर करंट एंटर हो जाएगी। ठीक है, सर्किट तो सब लोग जानते हैं। अभी पिछली क्लासेस में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ही कर रहे थे, तो वहां सारा कुछ आपने सीखा है। तो मैं क्योंकि सर्किट को डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने इसमें नहीं कुछ बनाया हुआ है। मैं सिंपली केवल आपको ये करके दिखाना चाहता हूं कि हमने क्या देखा उस समय। तो हमने ये सर्किट तैयार किया। अब हमने इसमें एक चीज देखी कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। जब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और यहां पर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, चार्ज पार्टिकल हमने रखा। हां, एक चीज उससे भी पहले मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं कि क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो हो रही है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि यहां जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जो चालक तार लगे हुए हैं बैटरी से, बैटरी को जिन्होंने कनेक्शन किया हुआ है यहां पर, ये सब कंडक्टर्स हैं, चालक हैं। तो क्योंकि इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हम इन कंडक्टर्स को बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट तो करंट हो गई, कैरिंग मतलब ले जाने वाला, और कंडक्टर। तो ये कंडक्टर कैसा है? जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता है। इसलिए जिस कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रही होगी उसे आज के बाद आप क्या नाम रखेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। सो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, इसे आप शॉर्टकट में CCC भी बोल सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम ये देखना चाहते हैं दैट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी। सो लेट मी टेल यू कि इसकी स्पेशलिटी क्या होती है। इसकी बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होगी ऐसा कंडक्टर, उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसका नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होगी उसका नाम है करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसका नेट चार्ज, उसका जो Q होता है वो हमेशा कैसा रहता है? 0। अब ये कैसे नेट चार्ज 0 क्यों रहता है? तो बेटा बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप कंडक्टर कहीं से भी मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा सोचिए। इस जो भी कंडक्टर आप लाते हैं, जो भी तार आप लाते हैं, उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही तो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसलिए उस करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज उसका 0 ही रहता है। हाँ, ये होता है कि उनके कुछ एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग हो गए हैं, तो उन फ्री होकर यहां पर घूम फिर रहे हैं, फ्रीली वो यहां पर मूव कर रहे हैं।
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी भी ना तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया और ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें आया। देयरफॉर इट्स नेट चार्ज विल बी 0। यह बात समझ में आती है सभी बच्चों को कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को या तार को आप मार्केट से जब भी खरीद के लाते हैं उसमें एटम्स भी होते हैं। एटम्स में पॉजिटिव चार्जेस जितने रहते हैं उतने ही निगेटिव चार्जेस होते हैं। फर्क बस इतना होगा कि उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन एटम्स जब बना था, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, तो जितने प्लस होते थे उतने ही तो माइनस होते थे। अब भी वो अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं गया ना। इलेक्ट्रॉन फ्री होकर भी तो कंडक्टर के अंदर ही इधर उधर मूव कर रहा है, बाहर तो नहीं निकल गया। और बाहर से हम कोई भी चार्ज इस कंडक्टर में लाए भी नहीं। तो ऐसे कंडक्टर का जो नेट चार्ज होता है वो कैसा होता है? 0। हाँ, केवल उसके जो चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस जो होते हैं, वो चार्जेस ऐसा मूव करना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो आपको याद रखना है नेट चार्ज 0 होता है, बट देयर फ्री चार्जेस मूव। केवल उनके फ्री चार्जेस जो रहते हैं वो चलते हैं, मूव करते हैं, और उनके चलने से करंट बन जाती है। तो वो करंट आपको यहां दिख रही है। सो दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने क्या देखा उसमें, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने देखा कि अगर हम ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके नजदीक यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल रखते हैं, एक चार्ज्ड पार्टिकल रखते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल रखा है, स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल है। ये चार्ज्ड पार्टिकल कैसा है? स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल। स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब है रुका हुआ आवेशित कण, स्थिर आवेशित कण। तो ये एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि रुका हुआ था। इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी 0 है। और ऐसा ही एक चार्ज पार्टिकल हमने यहां पर भी रखा। क्यों? ये भी एक चार्ज पार्टिकल हमने रखा यहां पे, ये लेकिन स्टेशनरी नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल जो है ये एक मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल है। ये ऐसा आवेशित कण है जो कि मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये एक मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल है, गतिमान आवेशित कण। और हमने मान लिया कि ये जो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल वो ऐसा इस दिशा में मूव कर रहा है। और अगर ये मूव कर रहा है देयरफॉर इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी वेलोसिटी भी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसके वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो अब ये ऐसे जा रहा है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब हम क्या देखते हैं दोनों में, इस वाले चार्ज पार्टिकल और इस वाले चार्ज पार्टिकल, दोनों में हम एक डिफरेंस देखते हैं। दोनों में हम एक प्रकार का एक्शन देखते हैं। क्या है वो एक्शन? ये देखा हमने कि ये वाले चार्ज पार्टिकल को तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसको। ये जैसा मैंने रखा ज्यों का त्यों ये वहां पर वैसे ही रखा रहा। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल हम मूव कर रहे थे इसको मैंने क्या देखा कि जैसे ही ये ऐसे मूव करा तो ऐसा चल करके और ऐसा मुड़ गया, इस तरह से अंदर की ओर मुड़ गया। डायरेक्शन अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे जब आप और इसकी डीप स्टडी करेंगे, उस समय हम डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि हमने देखा क्या उसमें। हमने ये देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल चलने वाला है तो जैसे ही वो मूव करता है वो अपनी मूविंग डायरेक्शन से ऐसा टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है, ये मुड़ जाता है। अब करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, उसके
आसपास हमने एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल रखा जो कि रुका हुआ था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी के बगल में हम एक मूविंग चार्ज पार्टिकल रख दें जिसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो चलते चलते ऐसा मुड़ जाता है। अब ये एक बड़ी बात थी, इसने हमको आश्चर्यचकित किया कि रुके हुए आवेशित कण पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक चलते हुए चार्ज पार्टिकल पर इस प्रकार का इफेक्ट पड़ना, ये हमारे लिए काफी आश्चर्य की चीज थी। कैसे आश्चर्य की चीज थी? ऐसे आश्चर्य की चीज थी बेटा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़ा हुआ है, जड़त्व के नियम में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल अगर रुका हुआ है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है। दूसरा, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। और तीसरा हमने पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो तब तक अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता जब तक हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन मत बदल दें। तो लॉ ऑफ इनर्शियाज में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। रुका हुआ पार्टिकल बिना एक्सटर्नल फोर्स के मोशन स्टार्ट नहीं कर सकता, चलता हुआ पार्टिकल बिना एक्सटर्नल फोर्स के मोशन स्टॉप नहीं कर सकता, और एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ पार्टिकल बिना एक्सटर्नल फोर्स के अपनी डायरेक्शन बदल नहीं सकता। ये हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में पढ़ा हुआ है। अब यहां हमने क्या देखा कि एक पार्टिकल ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और करंट की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। करंट फ्लो हो रही थी, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। अब डायरेक्शन तो हमने सीखा है कि तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब यहां तो डायरेक्शन चेंज हुई। अगर यहां डायरेक्शन चेंज हुई है, इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लगा है। यही तो हमारा लॉ कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर चलते चलते डायरेक्शन पार्टिकल की बदली है, चेंज हुई है, इट मींस श्योरली इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही होगा, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये वाली टर्निंग नहीं हो सकती। अब टर्न तो हुआ, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा। एक्सटर्नल फोर्स लगा, किसी ने इसको टच भी नहीं किया, टच नहीं किया, दूर से पार्टिकल पर फोर्स लगा, टर्न हो गया। अब एक बात कंफर्म हो गई, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स बिना कांटेक्ट का फोर्स था, किसी ने उसको टच नहीं किया और फोर्स लग गया। इट मींस यहां पर जो भी फोर्स लग रहा है, आई कांट रिकॉग्नाइज इट, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट। मैं इसको पहचान तो नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सा फोर्स है, लेकिन एक बात अब पक्की है कि ये फोर्स ऐसा फोर्स है जिसको अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। विदाउट कांटेक्ट एप्लीकेशन इसकी होती है, जैसे इन दोनों की होती थी विदाउट कांटेक्ट। ऐसे ही बिना कांटेक्ट पे वहां पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये बात और है कि अभी ये फोर्स कौन सा है हम पहचान नहीं पा रहे इसको, कि ये बल कौन सा लगा इस पे, हम उसको नहीं पहचान पाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये वाली चीज ठीक है, इसको अभी हम बाद में आते हैं, लेकिन अब हम इसको देख करके एक चीज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर में यहां करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास अगर कोई चार्ज आप केवल रख देंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब है इस पर लगने वाला फोर्स भी कैसा है, जीरो, नो फोर्स। लेकिन ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, इसका फोर्स जीरो नहीं है। इट मींस इट इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है।
इस पर कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। और ये वाला फोर्स कैसा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि अपनी डायरेक्शन बदल दी इसने। कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट वाला है कि नॉन कांटेक्ट? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, फील्ड फोर्स है। लेकिन हम इस फोर्स की बहुत डिटेल जान नहीं पाए अभी तक। ठीक, जब ये सब स्टडी हो रही थी उसी समय, हाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, इसके बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये चीज देखी हुई थी, सबसे पहले इन्होंने देखा था ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड उनका नाम था। उन्होंने सबसे पहले ये वाली चीज देखी हुई थी। ठीक है, अच्छा, तो जिस समय ये सब चल रहा था उसी समय हमारी साइंस में, क्योंकि लगातार साइंस के हमारे बहुत सारे जो फिजिक्स हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं और फिजिक्स की हर ब्रांच में लगातार हमारी इस दुनिया में रिसर्चेस चलते रहते हैं। तो जिस समय एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय दूसरी तरफ हम एक चीज और सीख रहे थे, एक प्रकार के फोर्स को हम और देख रहे थे। वो कौन सा फोर्स था, हम उसको भी आपको बताना चाहते हैं, उसे ध्यान से आप देखें। ठीक है, हम देख ही रहे थे बेटा कि एक जगह मैग्नीशिया नामक जो टापू है, वहां पर एक प्रकार का पत्थर हमें मिलता है। वहां पर एक प्रकार का लोड स्टोन हमको मिलता है और उस पत्थर की स्पेशलिटी ये थी कि जब वहां पर शेफर्ड लोग जाते थे, चरवाहे लोग जाते थे, तो क्योंकि उस समय ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो चरवाहे लोगों के या शेफर्ड लोगों के जो स्लीपर्स बने रहते थे, उनके जो शूज बने रहते थे, वो लकड़ी के बने रहते थे और उन लकड़ी के शूज में या स्लीपर्स में कीलियां लगी रहती थी, कीलियों से वो बनाए जाते थे। तो जब वो लोग उस पत्थर पर चलते थे, आपका जो मैग्नीशिया नामक टापू था, वहां पर वो पत्थर मिलता था और जब वो लोग उस पर चलते थे ना, तो क्योंकि उनके स्लीपर्स में लोहे की नेल लगी हुई थी, तो वो पत्थर उनके स्लीपर्स को ऐसा पकड़ लेता था। जब वो अपने पैरों को उठाते थे तो उनको लगता था कोई चीज खींच रही है हमको। तो वहां पर एक पत्थर हमको मिलता था, उस पत्थर का नाम हमने रखा मैग्नेट। क्या नाम रखा गया था उसका? मैग्नेट। तो वहां पर एक दूसरी तरफ, क्योंकि ये एक साइंस का सब्जेक्ट बन गया मैग्नेट, और इसमें भी हम लोग काफी चीजें रिसर्च चल रही थी अलग अलग ब्रांचेस में फिजिक्स की। तो वो जो पत्थर था मैग्नेट, और मैग्नेट हमने क्यों नाम रखा? क्योंकि ये मैग्नीशिया नामक टापू से मिलता था, इसलिए हमने इसका नाम रखा मैग्नेट। मैग्नेट में बहुत सारी स्पेशलिटी थी उस समय जो देखी गई थी। उसके पास जो एक स्पेशलिटी ये थी कि अगर कोई भी मैग्नेट का स्टोन हमारे पास है, पत्थर हमारे पास है, तो उस मैग्नेट की सबसे खास बात तो ये होती थी कि नंबर 1, मैं ऐसे आपको नंबर वाइज करके दिखा देता हूं। नंबर 1, उसमें एक खास बात तो ये थी, सबसे पहली जो चीज देखी गई थी कि अगर मैग्नेट का कोई भी हम पत्थर ऐसा लेके आते हैं, दिस इज मैग्नेट, और इसके अगल बगल कहीं पर भी लोहे की एक चीज, आयरन का एक पीस आप रख दें, लोहे की एक चीज, लोहे का एक टुकड़ा, आयरन पीस, तो ये मैग्नेट इसको क्या करता था? इसको बड़ी जोर से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। आयरन पीस को ये अट्रैक्ट कर लेता था। पहली प्रॉपर्टी तो हम ये देखा करते थे कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, फोर्स अप्लाई करता है, खींच लेता है। हाँ, इसके भी फोर्स लगाने का जो मेथड था वो वही था जो यहां पर हमको मिला था। कौन सा मेथड था? ये मेथड था विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट यहां पर भी फोर्स लगाता था। तो ये कैसे फोर्स लगा लेता है? तो हमने बोला कि इस मैग्नेट का चारों तरफ इसके अपना एक इफेक्ट है। जैसे रुके हुए चार्ज का अपने चारों तरफ इफेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास का अपने चारों तरफ एक इफेक्ट था जिसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड बोला। सिमिलरली मैग्नेट अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट बनाता है और उस इफेक्ट की वजह से अपने पास में रखे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस इफेक्ट का हमने क्या नाम रखा? इफेक्ट ऑफ मैग्नेट।
मैग्नेट के उस इफेक्ट, मैग्नेट के उस प्रभाव का हमने नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और एक नए प्रकार का फील्ड हमको मिला जिसका नाम हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी हम इसकी देख रहे थे, दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर हम इस मैग्नेट का ऐसा बार बना के, उसका ऐसा एक दंड बनाकर और हम इसको अगर एक धागे से ऐसा बांध कर इसे लटका देते थे इस तरह से, ये एक स्ट्रिंग है, इसको अगर हम लटका देते थे फ्रीली हमने इसको हैंग कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक हमने इसको लटका दिया, तो हम क्या देखते थे कि हमेशा ये जो बार मैग्नेट, इसको ऐसी जो शेप होती है जिसे हम दंड टाइप की बना देते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं बार मैग्नेट। मैं आऊंगा बाद में उस पर, अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो मैग्नेट हमको मिलता था, ये जो वही वाला लोड स्टोन है मैग्नेट, तो मैं इसमें एक स्पेशलिटी हमेशा देखता था कि जब इसको धागे से बांध लटका दिया जाता था तो ये हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता था। हम कैसा भी इसको घुमा के छोड़ दें, हम ऐसा घुमा के छोड़ दें, थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसा हो जाता था, हम उसको ऐसा रोटेट करा के छोड़ दें, फिर वो थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता था, हम उसको ऐसा कर दें, फिर भी वो ऐसा हो जाता था। तो हर बार जब हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते थे तो हर बार उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड साउथ की तरफ आकर के रुकता था। एक एंड उसका रुकता था नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड उसका आकर के रुकता था साउथ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ और दूसरा एंड उसका जो रुकता था आकर वो साउथ की तरफ। हमने इसमें थोड़े से नॉमिनेशन कर दिए। क्या हमने बोला कि इस मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकता है दैट इज नॉर्थ पोल और जो एंड साउथ की तरफ रुकता है दैट इज साउथ पोल। सो एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। इधर मैं एस के लिए लिख देता हूं साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और जो ये एन आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल बताएगा मुझे, नॉर्थ पोल। हमने ये इसमें इतना कर दिया। अब इसकी एक और शेप, बहुत फेमस शेप होती है, जो शेप आप आज भी यूज करते हैं फिलहाल, और डायरेक्शन के लिए इसका बाद में यूज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले जब लोग जंगलों में फंस जाया करते थे तो उनके पास डायरेक्शन के लिए कोई मेथड नहीं था, लेकिन उस वक्त ये मैग्नेट हेल्प करता था। कैसे कि ये हमको दो डायरेक्शन तो बता ही देता है, जब भी हम इसको फ्रीली हैंग करेंगे ये हमको नॉर्थ और साउथ तो बता ही देगा। अब ये दो डायरेक्शन अगर हमको पता लग जाती हैं तो बाकी दो हम निकाल सकते हैं अपने लॉजिक से, ठीक है। अच्छा, इसकी एक शेप बड़ी फेमस होती है जो कि हम आज भी यूज करते हैं, और वो शेप कुछ इस तरीके की होती है। ये इस तरह की इसकी शेप होती है। इसमें पाइवट लगा लेते हैं हम, ऐसा जैसे ये मैग्नेट है आपका, और इसमें आप ऐसा ऊपर और नीचे से पाइवट लगा लेते हैं, और ये बड़ी आसानी से फ्रीली मूव कर सकता है ऐसे अपने चारों तरफ ये। और इसे हम एक अच्छी सी ग्लास की एक डिबिया होगी, उसमें हम इसको बंद करके ऐसा रख देंगे, और इसको हम बोलते थे कंपास। आज भी कंपास के रूप में हम इसे यूज करते हैं। इस प्रकार की शेप, इसमें
एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। क्यों? क्योंकि बनाया तो हमने इसको मैग्नेट से ही है ना। ये भी इसके अंदर भी जो ये लगी है, जिससे ये मैग्नेटिक नीडल लगी है, दिस इज ऑल्सो दैट लोड स्टोन दैट मैग्नेट। तो इस मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होगा, इस मैग्नेट में भी एक साउथ पोल होगा। ऐसा ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये जो अंदर लगी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। और जो हमने पूरा इसको डब्बे में एक छोटी सी डिबिया या बड़ी डिबिया आप इसकी बना सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं तो पूरा जो सिस्टम है उसको हम कंपास बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कंपास, हिंदी में भी आप कंपास ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका बहुत यूज करने लगे फिर हम डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब भी हम हॉरिजॉन्टली ऐसे रखते हैं, ये एक निश्चित दिशा में तैरती है, तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ की डायरेक्शन में तैरती है, और हम बाकी डायरेक्शंस को लॉजिकली पता लगा लेते हैं। इसमें एक और खास बात हमने देखी कि अगर हम इसके आसपास यहां पर हम एक दूसरा मैग्नेट लाते हैं, यहां पर हम मैग्नेट लाते हैं और उस मैग्नेट का हम यहां पर नॉर्थ लाते हैं बाई चांस, क्योंकि कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे तो उसका भी तो नॉर्थ आएगा। अब एक नॉर्थ लाते हैं तो हमने क्या देखा कि जब उस मैग्नेट का हम नॉर्थ लाते हैं तो इसके भीतर की जो सुई होती है, ये मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ जैसे ही इसके नजदीक आता है, ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इस नॉर्थ से ऐसा दूर चला जाता है और साउथ ऐसा इसके पास आ जाता है। तो जब हम एक दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ इसके नजदीक लाते हैं तो इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इस नॉर्थ से दूर हो जाता है, साउथ इसके नजदीक आ जाता है। अब हमने एक अंदाजा लगा लिया और रूल बना दिया, अगर साउथ पास में आ रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ को ये वाला नॉर्थ रिपेल करता है, प्रतिकर्षित, और इस ये वाला नॉर्थ साउथ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और अगर हम इसकी जगह पर ला करके साउथ रख देते हैं, साउथ, तो हम क्या देखते थे? फिर ये साउथ इधर चला जाता है और ये नॉर्थ ऐसे आ जाता था। तो अब हमने अंदाजा लगा लिया कि साउथ साउथ को दूर भगा देता है, इसका मतलब साउथ साउथ को प्रतिकर्षित करता है, नॉर्थ नॉर्थ को दूर भगा देता है तो नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है। तीसरी चीज, नॉर्थ साउथ एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल हम प्रॉपर्टीज में जब आएंगे तो ये सब पढ़ लेंगे। अभी जो हम जानना ये चाहते हैं, अब हमको एक बात पता लग गई कि अगर ये एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल हमको मिल गई, हमने इसका नाम क्या रखा? कंपास, कि ये हमको हमारा बहुत काम करेगी, डायरेक्शन तो बताएगी। अगर इस कंपास के पास हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो ये नीडल क्या होगी? ऐसा मुड़ेगी, चलेगी ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज देखी ना आपने कि कंपास हमको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन तो बताएगी ही बताएगी, क्योंकि इसमें भी तो मैग्नेट ही लगा हुआ है। इसके साथ एक ये और काम करती थी कि अगर इसके पास में आप कोई दूसरा मैग्नेट ऐसे लाते थे तो उस मैग्नेट की वजह से रिपल्सन, अट्रैक्शन जो भी होता था, उसकी वजह से ये जो नीडल इसकी होती थी वो नीडल मूव करती थी, ऐसे हो जाती थी या ऐसे हो जाती थी, पोल्स के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अच्छा, अब हमने बोला इसकी मदद से हमने बहुत चीजों को पहचानना शुरू कर दिया कि वो चीज मैग्नेट है या नहीं है। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको हटा दिया, ये मैग्नेट था, इसको हमने हटा दिया, हम इसके पास ये वाली चीज लाते हैं। ये वाली चीज जब हम इसके पास लाए, अब हमने देखा कि इसकी नॉर्थ पोल ऐसे आ गया या इसकी नीडल चली, मूवमेंट आया, दूर ले गए, फिर से ये अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ गई, पास में हम लाए, इसकी नीडल ऐसे चल गई, दूर ले चले गए, फिर से नॉर्मल हो गई। अब हमको क्या पता लग गया कि नीडल किससे चलती थी? जब इसके नजदीक आप क्या लाते थे? मैग्नेट, तभी तो नीडल मुड़ती थी।
अब अगर ये वाली चीज हम इसके नजदीक लाए और नीडल चली, इसका मतलब इस वाली चीज में भी मैग्नेटिज्म है, ये वाली चीज भी क्या है, मैग्नेट होगी। अब इसके पास हम एक दूसरी वस्तु लाए, दूसरी चीज लेके आए, उस दूसरी चीज को जब लाके हमने इसके पास रखा, हमने देखा ये नीडल चली ही नहीं। हम दूर ले गए तब भी वैसे ही, पास में लाए तब भी वैसे ही, जरा सा भी इसमें मूवमेंट नहीं आया। अब हमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज मैग्नेट नहीं है। बात समझ में आ रही ना आप सभी बच्चों को? क्या कि मैग्नेटिक नीडल अगर चलती है तो किससे चल सकती है? मैग्नेटिक कंपास से, सॉरी मैग्नेट से। अगर इसके पास मैग्नेट लाओगे ये ऐसा टर्न हो जाएगी, अगर मैग्नेट दूर ले जाओगे तो फिर से नॉर्मल पोजीशन पर आएगी। लेकिन अगर एक ऐसी चीज उसके पास लाओगे जिसके पास मैग्नेटिज्म नहीं है, जो मैग्नेट नहीं है, तो उससे नीडल फिर नहीं चलती। इसका मतलब है मैग्नेटिक नीडल जो मूव करती है ड्यू टू मैग्नेट करती है। और मैग्नेट की वजह से क्यों? क्योंकि मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से इस पर फोर्स लगता है। तो हमने एक बात तो डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? कि जो मैग्नेटिक नीडल है ये मूव करती है, मैग्नेटिक नीडल मूव्स ओनली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये इसमें डिसाइड कर लिया, मैग्नेटिक कंपास मूव्स ओनली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतनी बात तो सारे बच्चों को समझ आ रही है ना अभी, कि मैग्नेट रहता था तो मुड़ जाती थी, चलती थी, लेकिन मैग्नेट के अलावा कोई दूसरी चीज अगर लाते थे तो ये चलती नहीं थी। तो हमने एक चीज को रूल ही बना लिया, उसको मान ही लिया कि मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो चलती है, उसमें मूवमेंट आता है ओनली केवल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक, इधर तब तक इतनी पढ़ाई ये सब चल रही थी। ये रिसर्चेस मैंने बोला, साइंस के रिसर्चेस लगातार चलते रहते हैं। तो क्योंकि ये मैग्नीशियम नामक टापू पे जो हमको ये मिलता था, ये एक ऐसा पत्थर था जिसमें इतने सारी क्वालिटी हम देख रहे थे, तो साइंटिस्ट लोग इसको भी रिसर्च कर रहे थे लगातार कि इसमें ऐसा क्या है जो इसकी वजह से ये सब ऐसा करके हमको दिखाता है, इसके हमको इस तरीके के इफेक्ट्स मिलते हैं। और एक तरफ ये भी सब हो रहा था। अब फिर से मैं आता हूं कि ऑरस्टेड ने सबसे पहले इसको देखा था। ऑरस्टेड जो थे उनका जो सब्जेक्ट था वो ये मैग्नेट उनका सब्जेक्ट नहीं था, उनका सब्जेक्ट कुछ और था, इलेक्ट्रिकल उनका सब्जेक्ट था, उनका स्पेशलाइजेशन दूसरा था। लेकिन जिस समय वो अपनी टेबल पर या कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो क्या करते थे, सर्किट में वो इलेक्ट्रिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस सर्किट में स्विच को ऑन करते थे, ऑफ करते थे, और बाई चांस कोइंसिडेंटली उसी टेबल पर उनकी एक कंपास पड़ी हुई थी, कंपास रखी हुई थी। तो वो मैग्नेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिकल के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट कोइंसिडेंटली बाई चांस उनकी उसी टेबल पर एक कंपास भी रखी हुई थी। तो जब वो स्विच को ऑन करते थे और ऑफ करते थे, अपना कुछ कर रहे होंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट, उनकी नजर अचानक से कंपास पर पड़ी और उन्होंने देखा कि जब वो स्विच को ऑन करते हैं तो उसके नजदीक जो कंपास रखी थी, वो कंपास जब तक स्विच ऑफ रहता था सर्किट का, तब तक मैग्नेटिक कंपास नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती थी। लेकिन जैसे ही वो स्विच को ऑन करते थे, कंपास ऐसे मुड़ जाती थी। स्विच को ऑफ करते थे, कंपास फिर ऐसे हो जाती थी। स्विच ऑन करते ही कंपास मुड़ जाती थी, स्विच ऑफ करते ही कंपास फिर से नॉर्मल नॉर्थ साउथ में आ जाती थी। अब ये बड़ी अजीब चीज थी। उससे पहले मैग्नेट जब हमने स्टडी कर रहे थे दूसरी तरफ, तो हमने क्या रूल बना के रखा था? हमने तो रूल बना के रखा था कि जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो चल सकती है केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
अब यहां तो करंट फ्लो हो रही है, यहां तो कोई मैग्नेट हम नहीं लेके आए, लेकिन हमने देखा कि करंट फ्लो होने से कंपास चलती है, कंपास की सुई नीडल मुड़ जाती है। अब इधर हम क्या बोलते हैं कि कंपास मैग्नेटिक फील्ड से चलता है, उधर हम क्या देख रहे हैं कि कंपास इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से चलता है। तो ऑरस्टेड ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, दोनों बातों को कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास चलती है। दोनों को उन्होंने कनेक्ट कर दिया आपस में। ही वॉज द ओनली पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने करंट और मैग्नेटिक फील्ड को, करंट और मैग्नेटिज्म को आपस में कनेक्ट किया। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कनेक्ट करने का जो क्रेडिट है वो ऑरस्टेड को मिला। हालांकि मैं फिर से बता दूं, ऑरस्टेड मैग्नेटिज्म को लेकर या मैग्नेटिक फील्ड को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, उनका सब्जेक्ट, उनके स्पेशलाइजेशन दूसरे थे। बट बाई चांस उन्होंने जब यह देखा कि करंट से तो कंपास चलती है और कंपास केवल मैग्नेटिक फील्ड से चलती है, सो ही कनेक्ट बोथ ऑफ देम एंड उन्होंने बताया हमको कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, करंट कैसे फ्लो होती है? चार्ज के चलने से। तो जब किसी कंडक्टर में चार्ज चलता है या करंट बहती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जिसकी वजह से कंपास चलती है। क्योंकि ये तो हम देख रहे थे, इसको हम नकार तो नहीं सक रहे थे ना उस समय, ये तो साफ दिख रहा था। स्विच ऑन करने से सुई मुड़ चलती थी, स्विच ऑफ करने से नॉर्मल कंडीशन पर आ जाती थी। और उसके आसपास उन्होंने कोई भी मैग्नेट नहीं रखा था, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, अगल बगल कोई मैग्नेट नहीं था और करंट से सब कुछ हो रहा था। सो ही मेड अ रूल कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है अर्थात आवेश गति करता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एंड दिस वॉज अ वेरी फेमस लॉ। और वो एक बने पर्सन जिन्होंने मैग्नेटिज्म और करंट को एक दूसरे से कनेक्ट किया। तो हम उस नियम को नोट कर लेते हैं, हम उस लॉ को लिख लेते हैं। उन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले ऑर्स्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है अर्थात वैद्युत धारा कैसे बनती है? आवेश के गति करने से। अर्थात उसमें आवेश गति करता है तो यह वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश, यह वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है या आप उसमें आवेश को गति करवाते हैं, वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश मुझे लिख देना चाहिए, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि चलता हुआ आवेश
या करंट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और क्योंकि ये सबसे पहले ऑरस्टेड ने देखा था तो इसका क्रेडिट ऑरस्टेड को जाता है। अब क्योंकि करंट और मैग्नेट अब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हमको एक प्रॉब्लम आती है कि अभी हम जो मैग्नेट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे कि मैग्नेट जो कि मैग्नीशिया नामक टापू पे मिलने वाला एक पत्थर था, एक लोड स्टोन था। इस लोड स्टोन में मैग्नेट की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? तो उसका बड़ा सिंपल सा बेटा एग्जाम्पल था, उसका बड़ा सिंपल सा मेरे पास एक रीजन है, आप ध्यान से सुनेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर आवेश के चलने से करंट बनती है तो वो जो मैग्नीशिया नामक टापू पे हमको पत्थर मिला उसमें मैग्नेट कैसे बना, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है? समझ रहे हैं ना हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज के चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नीशिया नामक टापू पे मिलने वाले उस पत्थर में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे आई, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना? बहुत सिंपल है, वो भी तो एक आयरन का ही जो मैग्नेट होता है वो आयरन का ही एक हमारा होता है टुकड़ा, आयरन का ही पीस होता है। अब अगर वो आयरन की एक पीस है तो आयरन के पीस में क्या है? आयरन के पीस में है मॉलिक्यूल्स, अणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सीरियल वाइज ध्यान से समझते जाइएगा। हमने मैग्नेट की बात कर रहे हैं कि मैग्नेट जो होगा उसके भीतर मैग्नेटिज्म कैसे आया। ये वो पत्थर है जो हमको मैग्नीशिया के टापू पर मिला। अब ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स में कौन है? एटम्स। और हर एटम के भीतर कौन है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। नेट चार्ज 0 है, लेकिन उसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं एटम के, वो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करते रहते हैं, और उस गति की वजह से ही उस पत्थर में चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ बनता है। आगे चल करके ये बता दिया गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमको पता लग गई, देखिए कि अगर चार्ज के चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नीशिया के टापू पर मिलने वाले पत्थर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है? तो हमने उसका रीजन दिया कि उसमें भी तो अणुओं से मिलकर बना है। हर अणु के भीतर परमाणु है, हर परमाणु के भीतर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ। नेट चार्ज 0 है, फिर भी इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। अगर वो गति कर रहे हैं तो उनकी गति की वजह से ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है और वहां भी आवेश लगातार गति कर रहा है, उसकी वजह से ही ये चुंबकीय क्षेत्र उसमें चारों तरफ हमको दिखता है। ये हमने बताया, ये वहां डिसाइड किया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, अब हम मैग्नेटिक फील्ड तो पूरी तरीके से समझ गए। इस मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? हमने अभी तक जितना भी ये कुछ सीखा है उसके मुताबिक हम मैग्नेटिक फील्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन अपने समझने के लिए बना लेते हैं। क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? हम बना सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये स्पेस का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से जब स्पेस में कोई चार्ज पार्टिकल गति करता है तो ये उसकी गति के लंबवत, हमने ये भी देखा कि हमेशा गति के लंबवत लगता है। हम सब बात करेंगे आगे, गति के लंबवत लगकर और उसकी चलने की दिशा को मोड़ देता है, उसको टर्न कर देता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र मुक्त आकाश, जिसे आप अंग्रेजी में स्पेस बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मुक्त आकाश, फ्री स्पेस, या यहां पर जो स्पेस है हमारे पास उस पे तो आप ये ना लिखें। चुंबकीय क्षेत्र आकाश, यहां कुछ भरना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। आकाश का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण
जब कोई आवेशित कण इस स्पेस में गति करता है, देखिए उस आवेशित कण का गति करना जरूरी है, क्योंकि जो गति नहीं कर रहा था उस पर नहीं लग रहा था, जो गति कर रहा है उस पर लग रहा है। जब कोई आवेशित कण इस स्पेस में गति करता है तो उस पर उसकी गति के लंबवत, मैंने बोला कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन वगैरह की बातें, उस पर उसकी गति के लंबवत, अभी के लिए आप समझ लें, उस पर उसकी गति के लंबवत एक बल लगने लगता है, जो कि उससे उसकी प्रारंभिक दिशा से गति की प्रारंभिक दिशा से मोड़ देता है। बेटा यही तो हमने यहां देखा था, ठीक है, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा उसके बारे में, हमने बस उतना लिखा जो हमने एक्सपीरियंस किया कि चुंबकीय क्षेत्र स्पेस का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण जब कोई आवेशित कण इस स्पेस में गति करता है तो उस पर उसकी गति के लंबवत एक बल लगने लगता है, जो कि उसे उसकी गति की प्रारंभिक दिशा से मोड़ देता है। आगे जैसे जैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी हम और भी लिखते रहेंगे इसके बारे में, लेकिन आज हमने एक चीज पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखा और पाया कि इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्ज कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश या वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। एंड आई होप कि आपको भी ये चीज समझ में आई होगी, तो आप इसे नोट कर लें, अच्छे से नोट्स तैयार करते रहें इनकी कॉपी में लिख लिख कर, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा चीज। अब नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे क्लास में तो स्टडी करेंगे। अभी मैंने बोला कि एक बल लगने लगता है, तो ये बल कितना लगता है नेक्स्ट क्लास में हम इसी को अब स्टडी करेंगे। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों चीजें हम स्टडी करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।